हेलो विद्यार्थी मित्रों, ओपन स्टडी पॉइंट ओपन फॉर ऑल यूट्यूब चैनल में आपનું स्वागत है। आज આપણે શીખીશું ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 2 અનૂઠે ઇન્સાન। પાઠ 2 ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીશું। આ વિડિયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે। તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડિયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા જરૂરી છે। તો ચાલો શીખીએ ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 2 अनूठे इंसान ना अभ्यास અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ। સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? तेना जवाब में આપણે લખી શકીએ, नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था, अपने कारण हुई दूसरे की हानि वह सहन नहीं कर सकता था, उसकी बहन का चरित्र इसके विपरीत था, वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी, वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी, उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी, दूसरों के नुकसान की नहीं। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था। सवाल नंबर 2, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? तेना जवाब में आपने लखी शकीए, नेपोलियन का धक्का लगने से अमरूद बेचने जाने वाली लड़की के अमरूद कीचड़ में गिरकर खराब हो गए थे, अब वह उन्हें बेच नहीं सकती थी, उसे डर था कि अब वह अपनी माँ को क्या जवाब देगी। नेपोलियन को लगा कि उसके कारण ही उस गरीब लड़की की हानि हुई है, उसकी हानि को पूरा करने का उसने अपना फर्ज समझा, उसने अपनी माँ को सच सच हकीकत बता दी और उस लड़की को माँ से पूरे पैसे दिलवाए। अगर नेपोलियन की जगह मैं होता तो मैं भी उसकी तरह उस गरीब लड़की का नुकसान न होने देता। આવી રીતે જો તમે હોત તો તમે શું કરત તે અહીંયા લખવાનું છે। સવાલ નંબર 3, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? એટલે કે તમને વાપરવાના મળેલા પૈસાનો ઉપયોગ તમે કેવી રીતે કરો છો તે અહીંયા લખવાનું છે। હું અહીંયા તમારા જેવા એક વિદ્યાર્થીની વાત લખું છું, તમારે તમે શું કરો છો તે વાત લખવાની છે। मुझे जेब खर्च के लिए प्रतिदिन 10 रुपये मिलते हैं, मैं सभी पैसे खर्च नहीं करता, हमारे स्कूल के उपहार गृह में चीज़ें किफ़ायती दरों पर मिलती है, इसलिए स्कूल में नाश्ता करने के बाद भी मेरे पास कुछ रुपये बच जाते हैं, इन्हें मैं अपने पास बचा कर रखता हूँ, कभी किसी सहपाठी को सहायता की आवश्यकता हो तो मैं इस बचत में से उसकी मदद करता हूँ, छोटी बहन की वर्षगांठ का उपहार भी मैं इसी बचत की रकम से खरीदता हूँ, माताजी और पिताजी के जन्मदिनों पर इसी बचत से मैं उनके लिए फूलों के हार जरूर लाता हूँ। इस प्रकार अपने जेब खर्च का मैं आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता हूँ। આવી રીતે તમે તમારા જેબ ખર્ચ એટલે ખીચા ખર્ચીનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરો છો તે અહીંયા લખવાનું છે। સવાલ નંબર 4, બાપુ के बारे में आप क्या जानते हैं? તેના જવાબમાં આપણે લખી શકીએ, बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी, वे अनेक बार जेल गए, उन्होंने कई सत्याग्रह किए, आज़ादी की लड़ाई में देश की जनता ने उनका पूरा साथ दिया, लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बापू की हत्या हो गई। बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया, उनकी समाधि राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। सवाल नंबर 5, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? તેના જવાબમાં આપણે લખી શકીએ, उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था, बापू उसके नेता थे, आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी, बापू यह धन कहाँ से लाते, इसीलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते थे और धन इकट्ठा करते थे। सवाल नंबर 6, आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा? क्यों? તેના જવાબમાં લખી શકાય, मुझे कौमुदी का पात्र बहुत प्रेरक लगा, क्योंकि महिलाओं को गहनों के प्रति स्वाभाविक मोह होता है। फिर कौमुदी तो अभी 16 साल की बालिका थी, उसके गहने बहुत कीमती थे, ऐसे गहने दोबारा नहीं बन सकते थे, फिर भी देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहनों का त्याग कर दिया।
गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट कर उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसीलिए यह कौमुदी का पात्र हम सबके लिए बड़ा प्रेरणादायक है। सवाल नंबर 7, क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने अपनी गलती स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्दों में बताइए। जो તમે તમારા માતા પિતા પાસે ક્યારે તમારી ગલતી એટલે કે તમારી ભૂલ સ્વીકાર કરી હોય તો તે ઘટના અહીંયા લખવાની છે। एक बार छुट्टी के दिन में अपनी सोसाइटी के मैदान में साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। बल्लेबाजी करते समय मैंने गेंद को इतनी जोर से मारा कि एक मकान की खिड़की का कांच टूट गया। मकान के मालिक क्रोधित होकर बाहर आए और पूछा, मेरा कांच किसने तोड़ा? साथियों ने मेरा ही नाम लिया। उस सज्जन ने जाकर मेरे माता पिता से इसकी शिकायत की। मैंने अपनी गलती मान ली। वे सज्जन भी खुश हुए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, खेलो जरूर, पर इतना ध्यान रखो कि किसी का नुकसान न हो। આવી રીતે જો તમારા જીવનમાં કોઈ પ્રસંગ બન્યો હોય અને તમે તમારી ભૂલને તમારા શિક્ષક પાસે કે તમારા વડીલ પાસે કે પછી તમારા માતા પિતા પાસે સ્વીકારી લીધી હોય તો તે અહીંયા લખવાનો છે। પ્રશ્ન નંબર 2, સંયુક્ત વર્ણ से बनते दो शब्द लिखिए। एक द प्लस द, ध, शुद्ध। આવી રીતે બનતા બે શબ્દ બીજા લખી શકાય, બુદ્ધ, ક્રુદ્ધ। આવી રીતે આપણે સંયુક્ત વર્ણથી બનતા શબ્દ લખવાના છે। 2 त પ્લસ ત, ત, તેના આધારે શબ્દ બનાવી શકાય વિત્ત। તેના આધારે બીજા બે શબ્દ બનાવી શકાય કુત્તા, છત્તા। 3 દ પ્લસ મ, દ્મ, તેના આધારે શબ્દ છે પદ્મ। તેના આધારે બીજા બે શબ્દ બનાવી શકાય છદ્મ અને સદ્મ। 3 દ પ્લસ વ, દ્વ, તેના આધારે શબ્દ બનાવેલો છે વિદ્વાન। તેના આધારે બીજા બે શબ્દ બનાવી શકાય દ્વાર અને દ્વેષ। 5 હ પ્લસ મ, મ, તેના આધારે શબ્દ છે બ્રહ્મ। તેના આધારે બીજા બે શબ્દ બનાવી શકાય બ્રહ્માંડ, બ્રાહ્મણ। આવી રીતે આપણે સંયુક્ત વર્ણથી બનતા બબ્બે શબ્દ બનાવીશું। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 3, નિમ્નલિખિત વિષય પર ચર્ચા कीजिए। સવાલ નંબર 1, મહાત્મા ગાંધી और देश प्रेम, તેને પર તમારે ચર્ચા કરવાની છે અને લખવાનું છે। અહીંયા શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીની ચર્ચા હું લખું છું। તમારે તમારા મિત્ર સાથે કે શિક્ષક સાથે ચર્ચા કરી અને લખવાનું છે। મેં અહીંયા લખેલી ચર્ચા જ લખવી જરૂરી નથી, તે માત્ર નમૂના રૂપ છે। शिक्षक कहे छे, शौनक हम गांधी जी को क्या कहकर उन्हें मान देते हैं? शौनक कहे छे, गुरुजी हम गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता कहकर उन्हें मान देते हैं। शिक्षक कहे, शाबाश, परंतु उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? त्यारे सुनील कहे छे, गुरुजी गांधी जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में अर्पित कर दिया। उन्होंने अपने घर परिवार की चिंता नहीं की, केवल देश की चिंता की। रमन कहे छे, उन्होंने कई सत्याग्रह किए और वे कई बार जेल गए। उन्होंने कई बार उपवास किए। देश को अंग्रेजों के शासन से आज़ाद कराने के लिए उन्होंने कोई भी प्रयत्न बाकी नहीं रखा। उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की। सचमुच बापू महान देश प्रेमी थे। 2 इंसान अनूठा कब कहलाता है ते विषय पर આપણે ચર્ચા લખીએ તો લખી શકાય। शिक्षक कहे छे, महेश क्या तुम बता सकते हो कि इंसान अनूठा कब कहलाता है? અહીંયા તમે તમારા મિત્ર સાથે ચર્ચા કરીને પણ લખી શકો છો। महेश कहे छे, गुरुजी जब व्यक्ति कोई असाधारण काम करता है तब वह अनूठा इंसान कहलाता है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षक कहे छे, उन्होंने कौन सा अनूठा काम किया था? त्यारे महेश कहे छे, गुरुजी जब हमारा देश आजाद हुआ तब यहाँ लगभग 600 रियासतें थी। इनमें से कुछ राजा बड़े हठी थे, वे अपनी रियासत छोड़ने को तैयार नहीं थे। सरदार पटेल ने बड़ी कुशलता से सभी राजाओं से उनकी रियासतें ली और एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया। सभी लोग सरदार का लोहा मान गए। रौनक कहे छे, गुरुजी इसीलिए तो सरदार पटेल को लोह पुरुष कहते हैं। शिक्षक कहे छे, हाँ, सरदार पटेल लोखंडी इरादों के आदमी थे। सचमुच वे अनूठे इंसान थे। सवाल नंबर 3, तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? તેના વિષય પર ચર્ચા કરીને લખી શકાય। શિક્ષક કહે છે વિદ્યાર્થીઓને,
तुम लोग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि नेताओं की देश सेवा के बारे में जानते हो, लेकिन तुम खुद अपने देश की सेवा कैसे करोगे? त्यारे अंशुमान कहे छे, गुरुजी मैं कृषि वैज्ञानिक बनूंगा। मैं खेती के नए नए तरीकों का आविष्कार कर तरह तरह के अनाजों, दालों और शाक सब्जियों की पैदावार बनाऊंगा। प्रदीप कहे छे, गुरुजी मैं इंजीनियर बनकर ऐसी तकनीक विकसित करूंगा कि जिससे सस्ते, सुंदर और मजबूत मकान बने। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि देश में कोई बेघर ना रहे। त्यारे कौशल कहे छे, गुरुजी मैं देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने का इरादा रखता हूँ। इसके लिए जो भी हो सकेगा मैं ईमानदारी से करूंगा। त्यारे शिक्षक कहे छे, मुझे खुशी है कि तुम लोग किसी न किसी तरह देश की सेवा करना चाहते हो। भविष्य में तुम्हारे हाथों में ही देश की बागडोर होगी। मुझे विश्वास है कि तुम लोग सच्चे देश सेवक बनोगे। આવી રીતે આપણે ચર્ચા લખી શકીએ। તમે તમારા વિચારો મુજબ વાક્ય લખીને ચર્ચા લખી શકો છો। प्रश्न नंबर 4, नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। धर्म, तेना आधारे विशेषण बनावी शकाय धार्मिक। तेना परथी वाक्य बनावी शकाय मेरे दादाजी कोई न कोई धार्मिक कार्य करते रहते हैं। 2, रंग, तेना आधारे विशेषण बनावी शकाय रंगीन। तेना आधारे वाक्य बनावी शकाय शीला रंगीन कपड़े पसंद करती है। 3, लोभ, तेनो विशेषण है लोभी। तेना आधारे वाक्य बनावी शकाय लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो। 4, भारत, तेना आधारे विशेषण बनावी शकाय भारतीय। तेना आधारे वाक्य बनावी शकाय भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं। 5, चमक, तेना आधारे विशेषण बनावी शकाय चमकीला। तेना आधारे वाक्य बनावीशु सोना चमकीला होता है। 6, शक्ति, विशेषण बनावी शकाय शक्तिमान। तेना आधारे वाक्य बनावी शकाय वह सभी काम करने में शक्तिमान है। 7, गुण, विशेषण है गुणवती। तेना आधारे वाक्य बनावी शकाय सुरेखा गुणवती बालिका है। 8, बल, विशेषण है बलवान। तेना आधारे वाक्य बनावी शकाय भीम बहुत बलवान थे। 9, दया, विशेषण है दयावान। तेना आधारे वाक्य बनावीशु आप बड़े दयावान पुरुष है। 10, दर्शन, विशेषण है दर्शनीय। तेना आधारे वाक्य बनावी शकाय दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान है। આવી રીતે આપણે વિશેષણને આધારે વાક્ય પ્રયોગ કરી અને લખીશું। મેં બનાવેલા વાક્ય બનાવવા જરૂરી નથી, તમે તમારા વિચારો મુજબ અન્ય વાક્ય બનાવી શકો છો। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 5, ઉદાહરણ के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। અહીંયા એક ઉદાહરણ આપેલું છે, પુત્ર, લિંગ પરિવર્તન કરી લખી શકાય પુત્રી। આવી રીતે આપણે આપેલા શબ્દોનું લિંગ પરિવર્તન કરીશું। 1, મેઢક, તો લખી શકાય મેઢકી। 2, તરુણ, તો થશે તરુણી। 3, કુમાર, તેનું લિંગ પરિવર્તન થશે કુમારી। 4, દેવ, તેનું લિંગ પરિવર્તન થશે દેવી। 5, હિરણ, તેનું લિંગ પરિવર્તન થશે હિરણી। ત્યારબાદ બીજું ઉદાહરણ છે, સાપ, તો સાપીન। 1, કુમ્હાર, તેનું લિંગ પરિવર્તન થશે કુમ્હારીન। 2, નાગ, તેનું લિંગ પરિવર્તન થશે નાગીન। 3, બાઘ, તેનું લિંગ પરિવર્તન થશે બાઘીન। 4, ધોબી, તેનું લિંગ પરિવર્તન થશે ધોબીન। 5, ગ્વાલા, તેનું લિંગ પરિવર્તન થશે ગ્વાલીન। ત્યારબાદ ત્રીજું ઉદાહરણ આપેલું છે, મોર, તો મોરણી। એવી રીતે આપણે લિંગ પરિવર્તન કરીશું। 1, શેર, તો શેરણી। 2, જાદુગર, તો જાદુગરની। 3, માસ્ટર, તો માસ્ટરની। 4, ડોક્ટર, તો ડોક્ટરની। 5, ઊંટ, તો ઊંટની। આવી રીતે લિંગ પરિવર્તન કરીશું। ત્યારબાદ પ્રશ્न नंबर 6, प्रश्न 5 में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। આપણે જે લિંગ પરિવર્તન કર્યા છે તેના હવે આપણે વાક્ય પ્રયોગ કરવાના છે। જैसे हिरण, हिरण दौड़ रहा है। हिरनी, તેના પરથી વાક્ય છે हिरनी दौड़ रही है। આવી રીતે આપણે દરેક શબ્દના વાક્ય પ્રયોગ કરીશું। પુત્ર, તો લખી શકાય
राहुल राजीव गांधी के पुत्र है। पुत्री इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पुत्री थी। मैं अहींया जे वाक्य लख्या छे ते ज लखवा जरूरी नहीं, बीजा वाक्य पण लखी शको छो, परंतु आपेलो शब्द ए वाक्यमां आववो जरूरी छे। एक मेढक, तेना आधारे वाक्य बनावीशुं मेढक टरटरा रहा है। मेढकी, वाक्य बनावीशुं मेढकी टरटरा रही है। बे तरुण, वाक्य बनावीशुं तरुण कॉलेज जा रहा है। तरुणी, वाक्य बनावीशुं तरुणी कॉलेज जा रही है। 3 कुमार, तो वाक्य बनावीशुं कुमार खेल रहा है। कुमारी, वाक्य बनावीशुं कुमारी खेल रही है। 4 देव, वाक्य बनावीशुं देव मुस्कुरा रहा है। देवी, वाक्य बनावीशुं देवी मुस्कुरा रही है। 5 कुमार, वाक्य बनावीशुं कुमार घड़े बनाता है। कुमारीन, वाक्य बनावीशुं कुमारीन घड़े बना रही है। 6 नाग, वाक्य बनावीशुं नाग फुफकार रहा है। नागिन, वाक्य बनावीशुं नागिन फुफकार रही है। 7 बाघ, वाक्य बनावीशुं बाघ गरज रहा है। बाघिन, वाक्य बनावीशुं बाघिन गरज रही है। 8 धोबी, वाक्य बनावीशुं धोबी कपड़े धो रहा है। धोबीन, वाक्य बनावीशुं धोबीन कपड़े धो रही है। 9 ग्वाला, वाक्य बनावीशुं ग्वाला दूध ला रहा है। ग्वालिन, वाक्य बनावीशुं ग्वालिन दूध ला रही है। 10 शेर, वाक्य बनावीशुं शेर गरज रहा है। शेरनी, वाक्य बनावीशुं शेरनी गरज रही है। 11 जादूगर, वाक्य बनावीशुं जादूगर खेल दिखा रहा है। जादूगरनी, वाक्य बनावीशुं जादूगरनी खेल दिखा रही है। 12 मास्टर, वाक्य बनावीशुं मास्टर पढ़ा रहा है। मास्टरनी, वाक्य बनावीशुं मास्टरनी पढ़ा रही है। 13 डॉक्टर, वाक्य बनावीशुं डॉक्टर मरीज को देख रहा है। डॉक्टरनी, वाक्य बनावीशुं डॉक्टरनी मरीज को देख रही है। 14 ऊंट, वाक्य बनावीशुं ऊंट बलबला रहा है। ऊंटनी, वाक्य बनावीशुं ऊंटनी बलबला रही है। आ रीते आपणे जे जे शब्द बनाव्या छे तेनो वाक्य प्रयोग करीशुं। त्यारबाद प्रश्न नंबर 7, चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए। अहींया કેટલાક चित्र आपेला छे, ते चित्र आपणे जोवाना छे, समजवाना छे अने तेना आधारे वार्ता बनाववानी छे। ते तमारे तमारा मित्रों साथे चर्चा करीने वार्ता तमे बनावी शको छो। हवे आपणे वार्ता बनावीए। वार्तानुं शीर्षक एटले के तेनुं नाम राखीशुं सच्चे मित्र। एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ ये 4 मित्र रहते थे। एक दिन हिरन घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गया। कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे। उसने मित्रों को आवाज दी पर वहां कोई नहीं था। कुछ समय के बाद कौवा आया। उसने हिरन को जाल में फंसा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुआ। उसने हिरन से कहा, मित्र चिंता न करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त कराता हूँ। वह उड़ता हुआ चूहे के पास गया और बोला, चूहा भाई जल्दी चलो। अपना मित्र हिरन शिकारी के जाल में फंस गया है। जाल काटकर उसे तुम ही मुक्त करा सकते हो। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कछुए ने कहा, कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठा कर ले आया। चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाला। कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरन को सावधान किया। हिरन जाल से निकलकर भागा। चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। तब कछुआ वहां पहुंच चुका था। शिकारी के पास थैली थी। हिरन को न पाकर गुस्से में उसने कछुए को पकड़कर थैली में ले जाना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया। शिकारी हाथ मलता रह गया। इस तरह कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ चारों ने मित्रता निभाई। हवे आपने स्वाध्यायना प्रश्नों की समझ मेळवीए। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 1, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? तेना जवाब में आपने लखीशु, नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। सवाल नंबर 2, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? तेना जवाब में आपने लखीशु,
लड़की के अमरूद खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसीलिए वह लड़की को अपने घर ले गया। सवाल नंबर 3, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? तेना जवाब में આપણે લખીશું ગાંધીજી को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। सवाल नंबर 4, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? तेना जवाब में આપણે લખીશું गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। सवाल नंबर 5, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? तेना जवाब में આપણે લખીશું हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है, ऐसा लिखा। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 2 क, अपने गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए। અહીંયા તમારે તમારા ગામમાં બનેલી તમે જોયેલી કોઈ એક ઘટના વિશે લખવાનું છે। હું અહીંયા નમૂના રૂપ એક ઘટના લખું છું, તમારે તમારા ગામની ઘટના વિશે લખવાનું છે। मेरा गांव जंगल के पास है, कभी कभी जंगली जानवर गांव में आ जाते हैं। एक दिन मैं अपने मित्र के साथ उसके घर के पीछे खेल रहा था। अचानक तेंदुआ दबे पांव आया और उसने मेरे मित्र पर हमला कर दिया। मैं जोर से चिल्लाया, तेंदुआ तेंदुआ बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर मित्र की माँ एक डंडा लेकर दौड़ी और तेंदुए पर टूट पड़ी। उसका उग्र रूप देखकर तेंदुआ भाग गया। मेरी जान में जान आ गई। मित्र की गर्दन पर तेंदुए के पंजे के खरोंच पड़े थे। कोई गहरा घाव नहीं पड़ा था। कई लोग वहां जमा हो गए थे। सबने मित्र की माँ के साहस की प्रशंसा की। इस घटना को कई साल हो गए, पर मैं इससे आज तक नहीं भूल सका। वह बहादुर माँ आज हमारे गांव की सरपंच है। આવી રીતે તમે કોઈ તમારા ગામમાં જો કોઈ આવી ઘટના બની હોય તો તમારે અહીંયા લખવાનું છે। प्रश्न नंबर 2 ख, इस इकाई के आधार पर अपने मित्रों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए। आ पाठना आधारे તમારે તમારા મિત્રને પૂછવા માટે 5 પ્રશ્ન લખવાના છે। હું અહીંયા નમૂના રૂપ 5 પ્રશ્ન લખું છું, તમે એવા જ બીજા 5 પ્રશ્ન પણ બનાવી શકો છો। 1, तुमसे किसी का नुकसान हो जाए तो क्या तुम उसकी भरपाई करोगे? बीजो प्रश्न बनावी शकाय, क्या तुम नेपोलियन की तरह अपने माता पिता के आगे सच बोलते हो? तीजो प्रश्न लखी शकाय, तुम्हारे सच बोलने में तुम्हें नुकसान हो रहा है तो तुम क्या उससे सहन कर लोगे? चौथो प्रश्न है, तुम देश के लिए क्या दे सकते हो? 5मो प्रश्न है, तुम देश की सेवा किस प्रकार करना चाहते हो? આવી રીતે પ્રશ્ન લખી શકો છો। प्रश्न नंबर 3, विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। અહીંયા એક ફકરો આપેલો છે જેની અંદર ક્યાંય પણ વિરામ ચિહ્ન આપેલા નથી। સૌપ્રથમ આપણે વિરામ ચિહ્ન સાથે આ ફકરો લખવાનો છે, ત્યારબાદ એ ફકરાનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરવાનું છે। વિરામ ચિહ્ન સાથે આ ફકરો આ મુજબ લખી શકાય। જરૂર જણાય ત્યાં તમે વિરામ ચિહ્ન મૂકશો અને ફકરો લખશો। ત્યારબાદ હવે આપણે આ ફકરાનું ભાષાંતર કરીએ। ફકરાનું ભાષાંતર કરી શકાય। દુર્ગાવતી બાળપણથી જ બહાદુર હતા। તેમને યુદ્ધ કરવામાં અપૂર્વ ધૈર્ય, દૂરંદેશીપણું, અખંડ સાહસ અને સ્વાભિમાન જેવા ગુણ વારસામાં મળ્યા હતા। જ્યાં તેઓ સુશીલ, કોમળ, અત્યંત સુંદર અને ભાવુક હતા, ત્યાં બીજી બાજુ તેઓ વીર, સાહસી, અસ્ત્ર શસ્ત્ર વાપરવામાં કુશળ હતા। શિકાર કરવામાં તેમને વિશેષ રુચિ હતી। તેઓ તીરથી અને બંદૂકથી નિશાન તાકવામાં પણ કુશળ હતા। આવી રીતે આપણે વિરામ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરી અને આપેલો ફકરો લખીશું। અહીં આપણા પાઠ 2 ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6, 7, 8ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે પ્લેલિસ્ટમાંથી જઈને મેળવી શકો છો। આ વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો।